नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के शिमोगा में सांप्रदायिक हिंसा आज भी जारी है। कई वाहनों को निशाना बनाया गया है। बीती रात भी आजाद नगर में मुस्लिमों के घर पर हमले किए गए, पथराव किया गया, लोगों को पीटा गया। हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर करने वाली छात्रा के भाई और परिवार को भी निशाना बनाया गया और उनकी संपत्ति लूटी गई। वैसे सरकार की ओर से शिमोगा के इंचार्ज मंत्री केसी नारायण गौड़ा ने दावा किया कि शहर में स्थिति नियंत्रण में है। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक मंत्री नारायण गौड़ा ने कहा कि लोग चिंता न करें, स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि आज सुबह भी कुछ वाहनों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। 2 ऑटो और एक बाइक में आग लगा दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले बीते रात शिमोगा के आजाद नगर और अन्य स्थानों पर समुदाय विशेष के मकानों की पहचान कर उन पर पथराव किया गया, हमले किए गए। यहाँ के मुस्लिम संगठनों ने कहा कि बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने मुस्लिम घरों पर हमले किए। शहर में कई स्थानों पर इन लोगों ने आगजनी भी की। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली छात्रा हाजरा शिफा के घर पर भी हमला किया गया। हाजरा शिफा ने आरोप लगाया है कि उनके भाई पर दक्षिणपंथी समर्थकों की भीड़ ने हमला किया। उनके भाई सैफ पर सोमवार रात करीब 9 बजे उडुपी जिले के मालपे में बिस्मिल्ला होटल में हमला किया गया। ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि मैं हिजाब बैन के खिलाफ हूँ। इस हमले में हमारी संपत्ति को लूटा गया। आखिर क्यों? क्या मैं हिजाब पहनने का अपना अधिकार भी नहीं मांग सकती? मैं संघ परिवार के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। हाजरा ने घटना की जानकारी देते हुए अपने ट्वीट में पुलिस को भी टैग किया है। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। हालांकि कमेटी ने इस मामले में अपनी जांच को पूरी करने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। उधर इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर अदालत ने इसे स्थगित कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच पेगासस मामले को सुन रही है। संसद से सड़क तक बवाल के बाद पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 27 अक्टूबर को इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभाहरन पी और डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमस्ते को शामिल किया गया था। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत मिले आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया है। साथ ही कहा कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए देश में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़का सकता था। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए नुकसानदेह हो सकता था। तमिलनाडु में 1 दशक के अंतराल के बाद हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ डीएमके बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी राज्य में मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके से अलग हो गई है और अकेले चुनाव लड़ रही है। परिणामों को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 9 महीने के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल 1374 निगम वार्डों में से डीएमके ने अब तक 57 और मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके ने 7 और अन्य ने 8 जीते हैं। डीएमके की सहयोगी कांग्रेस ने 7 और सीपीआईएम ने 2 जीते हैं। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन की पार्टी एमएनएम को 2 चुनावी हार के बाद अपना खाता खोलने की उम्मीद है। चुनाव में मतदान का प्रतिशत 60.7% रहा। अहमदाबाद सीरियल धमाकों में फांसी की सजा पाने वाले भोपाल जेल में बंद 6 सजायाफ्ताओं की सुरक्षा में भारी इजाफा किया गया है। भोपाल जेल के ताले बदले गए हैं। एडीजी स्तर के अफसर की अगुवाई में कमेटी बनाते हुए हर दिन समीक्षा के साथ सुरक्षा के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार शाम को अफसरों के साथ इस मामले की समीक्षा की और कई निर्देश अफसरों को दिए। समीक्षा में बताया गया कि कोर्ट द्वारा अहमदाबाद धमाकों के 38 अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने और सभी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले में भोपाल जेल में बंद 6 कैदियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही 2 इलाकों को आज़ाद या अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। इन इलाकों के नाम लुहांस्क और दोनेस्क हैं। पुतिन ने मंगलवार तड़के राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान किया। पुतिन के इस कदम पर यूरोपियन यूनियन ने नाराजगी जताई है। पुतिन ने यूक्रेन के इन विद्रोही अलगाववादी इलाकों के नेताओं को मदद देने पर भी अपनी सहमति जताई।
लुहांस्क और दोनेस्क में रूस समर्थक लोगों की एक बड़ी तादाद है। पुतिन की ओर से यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों में रूस की सेनाएं भेजने का भी ऐलान किया गया है। पुतिन ने अपने आदेश में कहा कि वो यूक्रेन के विद्रोही इलाकों में अपनी सेनाओं को शांति स्थापित करने के लिए भेज रहे हैं। नेटो देशों ने भी रूस के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। पुतिन ने सोमवार को रूस की सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और इसमें उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के इन इलाकों को मान्यता देने का फैसला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के तुरंत बाद जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने एक बयान जारी कर कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के कदम की निंदा की। बाइडेन ने एक आदेश पर दस्तखत किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने लुहांस्क और दोनेस्क के साथ व्यापार और निवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि वो रूस पर बेहद अहम और कुछ नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। रूस के कदम के बाद ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण पहले से ही चल रहा था, इसलिए ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने कहा कि आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने कहा कि उसने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन में शामिल लोगों को निशाना बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं और वे प्रतिबंध मंगलवार से लागू होंगे। वहीं फ्रांस और जर्मनी भी प्रतिबंधों से जवाब देने के लिए सहमत हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। मंगलवार को इसकी कीमत प्रति बैरल $97.44 हो गई। रूस सऊदी अरब के बाद तेल निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस प्राकृतिक गैस का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। आशंका जताई जा रही है कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कम सप्लाई होगी और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा और कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। यूक्रेन संकट को बढ़ते देख अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद शेष राजनयिकों को पोलैंड के लुब्लियो जाने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका जाना स्थायी नहीं है, वो यूक्रेन में अपने काम को आगे भी जारी रखने के लिए और आपातकालीन काउंसलर सर्विसेज के लिए नियमित तौर पर लौटते रहेंगे। रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेस्क को आज़ाद देश की मान्यता देने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि उन्हें पश्चिमी देशों से मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने रूस के द्वारा उठाए गए कदम को पूरी तरह अवैध बताया है और मांग की है कि उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।